हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग नया चैप्टर चालू करेंगे सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। हर साल मिनिमम 2 क्वेश्चन तो यहाँ से आते ही हैं बच्चों, ठीक है। और इस साल नीट 2020 में इससे 4 से 5 क्वेश्चन आए हुए हैं। एग्जैक्टली 4 तो आया ही है, ठीक है। और आने वाले नीट 2021 में भी मान के चलिए कम से कम एवरेज 3 क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा, 2 से 3। लेकिन ये चैप्टर हमारे लिए इसलिए इंपॉर्टेंट नहीं कि इससे क्वेश्चन आते हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर इसका कॉन्सेप्ट क्लियर अगर आपका हो गया, सेल साइकिल सेल डिवीजन का जो कॉन्सेप्ट है अगर वो क्लियर हो गया तो आपको इसका फ़ायदा एनिमल रिप्रोडक्शन, प्लांट रिप्रोडक्शन, इसके अलावा जेनेटिक्स, जेनेटिक में क्लासिकल जेनेटिक जो मेंडेलियन कॉन्सेप्ट है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ये तभी समझ आएगा आप लोग को जब आपको सेल साइकिल के पूरे इवेंट समझ आएंगे। इसके अलावा जेनेटिक में क्रॉसिंग ओवर करके एक सेपरेट टॉपिक जिससे भी क्वेश्चन आते हैं वो भी तभी क्लियर होगा जब आप यहाँ पे सेल डिवीजन वाले पार्ट को अच्छे से पढ़ेंगे। तो ये एक ऐसा चैप्टर है जो लिंक्ड है। और मैं फिर से बोलूँगा आप लोग को, रटने वाला कई चैप्टर मिलेंगे जिसमें आप कई ट्रिक लगा के रट सकते हो, लेकिन कुछ चैप्टर बायोलॉजी के ऐसे हैं जिसको आपको अच्छे से क्लियर रखना ही पड़ेगा, क्योंकि उन चैप्टर के अच्छे होने से आपके दूसरे चैप्टर भी अच्छे हो जाते हैं। ऐसे एक चैप्टर था सेल का जो बेसिक स्ट्रक्चर वाला पार्ट था, तो खैर बेसिक था, है ना। लेकिन सेल डिवीज़न, बायोमोलिक्यूल्स ऐसे चैप्टर हैं जो आपको बहुत जगह पे बार बार मिलेंगे, ठीक है। तो हम आज चालू करेंगे सेल साइकिल और सेल डिवीज़न। एक्चुअल में सेल साइकिल है क्या? सेल साइकिल का मतलब देखिए, बहुत सिंपल से बता रहा हूं मैं। एक सेल है, ठीक है। इस एक सेल को हम बोल देते हैं मदर सेल। क्या बोल देते हैं? एक मदर सेल है ये। अब इनका डिवीजन होकर 2 सेल, डॉटर सेल बना रहा हूँ 2, ठीक है। अगर मैं माइटोसिस की बात करूँगा तो 2 बनता है, मियोसिस करूँगा तो 4 बनता है। अब एक नॉर्मल सेल डिवीजन की बात समझिए। अगर मैं सेल रिप्रोडक्शन की बात करता हूँ, सेल रिप्रोडक्शन, सेल रिप्रोडक्शन का एक्चुअली रिप्रोडक्शन का मीनिंग ही लोग गलत समझते हैं। रिप्रोडक्शन का मतलब है नंबर को इंक्रीज करना। अगर एक सेल 1 से 2 होता है और उसके बाद ये 2 सेल 4 सेल बनाते हैं, तो यहाँ पे सेल रिप्रोडक्शन हो रहा है। मतलब नंबर ऑफ सेल क्या होते जा रहे हैं आपके? इंक्रीज होते जा रहे हैं। एक जनरेशन में 2 हुआ, 1 से 2 हुआ, दूसरे जनरेशन में, अगले जनरेशन में 4, फिर 8, फिर 16, फिर ऐसे 32, फिर ऐसे 64, ऐसे ये ग्रोथ करते जाएंगे अगर आप इसको फ्री कल्चर मीडियम में कल्चर कराएंगे। अगर मैं सिंगल सेल की बात करूँगा, मान लीजिए बैक्टीरिया, बैक्टीरिया भी तो एक सेल है ना, तो सेल बैक्टीरिया की रिस्पेक्ट में कहाँ पड़ेगी? सेक्स रिप्रोडक्शन। हाँ, कॉन्जुगेशन को कभी कभी किसी किताब में लिख देता है कि वो क्या है? सेक्स रिप्रोडक्शन। अदरवाइज बैक्टीरिया में मेन डिवीजन होता है बाइनरी फिजन, और वहीं से उनका रिप्रोडक्शन हो रहा है। लेकिन हम बैक्टीरिया के रिस्पेक्ट में माइटोसिस मियोसिस नहीं पढ़ते हैं, ठीक है। वो एमाइटिक डिवीजन में आता है, वो अलग चीज़ है। मैं उसको लास्ट में और एक बार क्लियर कर दूंगा, क्योंकि हम जो माइटोसिस मियोसिस पढ़ते हैं वो यूकैरियोटिक रिस्पेक्ट में पढ़ते हैं जिनके पास न्यूक्लियस होता है। तो ये पूरे इवेंट क्या है इसको मैं समझाऊंगा आप लोगों को, ठीक है। तो मैं बोला कि एक मदर सेल का 2 डॉटर सेल में बनने तक जो भी इवेंट यहाँ पे होने वाले हैं, सीक्वेंशियल इवेंट, ठीक है। मतलब हिंदी में बोलूँ तो एक मदर सेल मातृ कोशिका से उनकी पुत्री कोशिका बनने तक की जो भी घटनाक्रम का जो चक्र है उसको हम क्या कह देते हैं जी? उसको हम कह देते हैं सेल साइकिल कह देते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं उसको? सेल साइकिल कहते हैं। अब सेल साइकिल में कौन कौन से मेजर इवेंट होने वाले हैं? देखिए, देखो बच्चों, मैं आप लोगों के एक बहुत स्टैंडर्ड नोट्स ऑलरेडी मैं बना के भेज चुका हूँ, ठीक है। आप लोग बहुत जल्दी मिल जाएगा। अगर यहाँ पे मैं पूरा थ्योरी पार्ट को कवर करने लग गया तो दिक्कत ये होगा कि आपका कॉन्सेप्ट थोड़ा बिगड़ सकता है। थ्योरी को जरूर पढ़िएगा, लेकिन इस कॉन्सेप्ट को पढ़ने के बाद थ्योरी पढ़िएगा। कुछ पॉइंट वहाँ ही बेहतरीन मिलने वाले हैं। मेरे ही हाथ से लिखा हुआ नोट्स है वो, हैंड रिटन नोट्स है वो, जो एक्सप्लेन किया गया है पूरे एक एक चीज़ों को, उसमें भी डिटेल में बताया गया है। लेकिन इसको देखने के बाद वो पढ़ोगे तो और मज़ा आएगा आप लोग को, ठीक है। तो कॉन्सेप्चुअल चीज़ मैं आज आप लोगों पर क्लियर कराऊंगा। जैसे कि मैं बोला एक सेल साइकिल में कितने इवेंट होते हैं, ठीक है। देखिए, छोटे छोटे चीज़ों से क्वेश्चन बनता है जी, और एक क्वेश्चन आ चुका है ये, ठीक है। एक सेल साइकिल में अगर आप पढ़ेंगे तो आपको G1, जिसे हम गैप 1 या ग्रोथ 1 फेज भी बोलते हैं, उसके बाद मिलता है एस फेज, उसके बाद मिलता है गैप 2 यानी कि ग्रोथ 2 फेज भी बोलते हैं इसको, और एक मिलता है एम फेज। ये 4 फेज होते हैं। मैं फिर से यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, G1 होता है, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मैं G1, एस, G2 और एम फेज, ठीक है। ये होने वाले हैं अभी,
यही 4 फेज है। अगर आप नीट के क्वेश्चन पेपर को उठा के देखोगे तो आपको मिलेगा, क्वेश्चन मिलेगा सेल साइकिल के इवेंट को सीक्वेंस बताइए। अरे इतने इजी क्वेश्चन क्या होगा जी, एग्जाम में देख लीजिएगा, 1-2 साल पुराना ही पेपर मिल जाएगा। G1 S G2 और M बताइए, ये सीक्वेंस बनाना थी, तो एकदम दूध भात वाला क्वेश्चन था जो कि एग्जाम में आ चुका है। ठीक है, तो ये सीक्वेंस आप भूलेंगे नहीं। अब देखिए सेल साइकिल की जब भी हम बात करते हैं ना, तो सेल साइकिल को एक्चुअल में मेजर इवेंट में 2 भाग में डिवाइड किया गया है, एक है इंटरफेज और एक है एम फेज। एम फेज को हम बोलते हैं ट्रू डिवाइडिंग फेज, और इंटरफेज के अंतर्गत क्या क्या पढ़ लेते हो आप, G1 पढ़ते हो, S पढ़ते हो और G2 पढ़ते हो। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है बच्चों, ध्यान से देखेंगे, मैं आप लोगों को टाइम बता रहा हूँ, किसके रिस्पेक्ट बता रहा हूँ मैं बता रहा हूँ ह्यूमन सेल। अगर कोई एक ह्यूमन सेल डिवाइड करता है ना, तो ह्यूमन सेल के रिस्पेक्ट में मैं टाइम बता रहा हूँ, कि रिस्पेक्ट में अगर मैं टाइम की बात करूँ, ठीक है, तो देखो G1 होता है 11 घंटे का, कितना, 11 घंटे का G1 होता है। S की अगर मैं बात करूँ तो 8 घंटे का होता है, ये लगभग बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि हम लोग का सेल बहुत ज़्यादा रेगुलेटेड है। अगर थोड़ा भी मिस्टेक कहीं मिला तो सेल साइकिल स्टॉप हो सकता है, क्योंकि हमारे पास अरेस्टिंग मैकेनिज्म है, यानी कि सेल साइकिल को अगर कहीं सेल साइकिल में किसी भी इवेंट में अगर कोई गड़बड़ी मिलता है तो उसे अरेस्ट करके रोक लिया जाता है जब तक वो ठीक ना हो जाए, उसकी गड़बड़ी ठीक ना हो जाए। और जब भी गड़बड़ी ठीक होता है तब वो आगे फेज में जाता है, जिसे हम बोलते हैं चेक पॉइंट। आप लोग के लेवल में खाली चेक पॉइंट दिया हुआ है, सबसे लास्ट में चेक पॉइंट के बारे में बताऊंगा, यहाँ नहीं बताऊंगा क्योंकि एनसीईआरटी में नहीं दिया है, बट क्वेश्चन आए हुए हैं। अगर आप 16 या 15 के पेपर देखेंगे चेक पॉइंट से भी आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे, ठीक है, तो वो भी मैं बताऊंगा। लेकिन आपको क्या करना है, पहले सिंपल वे पे पहले देख लेना है, फिर कॉन्सेप्ट अच्छा समझ जाना है, बाकी मेरे नोट्स में हर चीज़ आपको मिलने वाला है, ठीक है। अप्रॉक्स 8 घंटे का होता है कौन, एस फेज, ठीक है, तो 11 कितना हो गया, 19, ठीक है, 19 हो गया। और यहाँ पे लगभग 4 घंटे का क्या होने वाला है, 4 घंटे का G2 होने वाला है, ठीक है, तो कितना हुआ, 23 हुआ। और लगभग 1 घंटे का होता है एम फेज। तो आप खुद सोच लीजिए कि जो इंटरफेज जिसको आप बोल रहे हो अपने आप में 23 आवर्स का यही होने वाला है, लगभग बात कर रहा हूँ मैं, और एम फेज सिर्फ 1 घंटे का होने वाला है। लेकिन उस सिर्फ 1 घंटे में पूरा क्रोमोसोम का सेपरेशन हो जाने वाला है, तो उसी को हम पढ़ने वाले हैं डिटेल में, ठीक है। पहले तो हम सेल साइकिल के इवेंट्स के बारे में देख लें। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि जीवन का मतलब है यहाँ पे ग्रोथ, एक्चुअल में क्या है, ग्रोथ फेज 1, और क्या बोलते हैं आप इसको, गैप 1 भी बोलते हो आप इसको, ठीक है। देखो मैं ग्रोथ फेज इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वृद्धि, हिंदी में आप बोलते हो बेटा वृद्धि प्रावस्था, ठीक है। क्यों ऐसा, क्योंकि इस फेज में सेल जो है ग्रोथ करता है, क्या करता है, ग्रोथ करता है, ठीक है। ग्रोथ करने का मतलब ये है कि सेल के अंदर न्यूक्लियस नहीं, यहाँ पे जो प्रोटीन है, ठीक है, साइटोप्लाज्म में प्रोटीन, क्या, प्रोटीन, और न्यूक्लियस के अंदर आरएनए है, ठीक है। आरएनए का निर्माण और प्रोटीन का निर्माण होता है, जिसमें सेल क्या करता है, वृद्धि करता है, ग्रोथ करता है। आपसे सिंपल एक ही क्वेश्चन पूछा जाता है कि जीवन में क्या होता है, तो आप क्या बताते हो, इसमें आरएनए व प्रोटीन का निर्माण होता है, आरएनए व प्रोटीन का निर्माण होता है, यानी कि सिंथेसिस ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन अकर्स इन जीवन। लेकिन ऐसे प्रोटीन का और आरएनए का निर्माण होता है जो एस फेज में उपयोग में लाए जाते हैं, ठीक है, उपयोगी होते हैं, लिख दे रहा हूं मैं, ठीक है, जो एस फेज में उपयोगी होते हैं। मतलब अगर आपको एस फेज में कोई प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है, ठीक है, तो उसका निर्माण कहाँ पे हो रहा होगा, उसका निर्माण हो रहा होगा जीवन फेज में। आपके पूरा सेल साइकिल में 2 बहुत ही मेजर इवेंट हैं। सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट कौन कौन से हैं, एक एस फेज और एक एम फेज। क्यों है ये, तो मैं अभी आपको बताऊंगा, देखिएगा। मैं फिर से बोल रहा हूँ, ग्रोथ में क्या बताना है आपको, ग्रोथ फेज 1 या गैप 1 फेज में क्या बताना है, आरएनए प्रोटीन का निर्माण होता है जो एस फेज में काम आते हैं, ठीक है। तो एस फेज में ऐसा क्या होता है बच्चों, देखो एस फेज को हम बोलते हैं सिंथेसिस फेज या सिंथेटिक फेज, ऐसा लिखा हुआ मिलेगा आपको। किसका सिंथेसिस हो रहा है बच्चों, यहाँ पे डीएनए का डुप्लीकेशन होता है, यानी कि डीएनए को
डीएनए का क्या होता है, रेप्लिकेशन होता है। देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार नीट में पूछा जा चुका है क्वेश्चन कि डीएनए का रेप्लिकेशन या डीएनए का डुप्लीकेशन या डीएनए का प्रतिकृतिकरण या डीएनए का द्विगुणन, ऐसे हिंदी में, कब होता है, एस फेज में होता है। कब होता है, एस फेज में होता है। इसके अलावा और क्या चीज़ होता है जी, तो इसके अलावा बताते हो, अगर बात करूं एनिमल सेल की, किसकी, एनिमल सेल की अगर बात करूं तो सेंट्रियोल का भी डुप्लीकेशन यहीं पे होता है। किसका, सेंट्रियोल्स सेंट्रियोल्स का भी डुप्लीकेशन कहाँ पे होता है, सेंट्रल का डुप्लीकेशन कहाँ पे होता है, ये भी एस फेज में होता है। और सेंट्रल क्यों इंपॉर्टेंट है बच्चों, सेंट्रियोल एनिमल सेल में पहले से रहेंगे, ठीक है। और मतलब एनिमल सेल की विशेषता में आप पढ़ते हो कि इसमें सेंट्रियोल्स पाए जाते हैं, और यही सेंट्रियोल क्या बनाता है, स्पिंडल फाइबर बनाता है, जो कि जिसे हिंदी में बोलते हैं तर्कुतंतु, जो क्रोमोसोम को जो सिस्टर क्रोमेटिड होते हैं ना बच्चों, उसको अलग करने का वो काम करता है, ठीक है। तो क्या इसका मतलब ये है कि प्लांट सेल में सेंट्रियोल नहीं है तो वहाँ पे स्पिंडल फाइबर नहीं होता, वहाँ भी होता है स्पिंडल फाइबर, लेकिन वहाँ पे सेल डिवीजन के टाइम में MTOC बनता है। मैं बताऊंगा ये या नहीं बताऊंगा, मान भूल गया तो यहाँ पे आप नोट कर लेना, माइक्रोट्यूब्यूल ऑर्गेनाइजिंग सेंटर, ठीक है। MTOC का निर्माण होता है, और वो MTOC उस समय पे स्पिंडल फाइबर बनाते हैं। वो ठीक सेल डिवीजन से पहले ये ऑर्गेनाइजिंग सेंटर वहाँ पे डेवलप हो जाता है, लेकिन वहाँ पे सेंट्रियोल नहीं होता। किसके रिस्पेक्ट में बोला मैं, प्लांट के रिस्पेक्ट में। लेकिन एनिमल के रिस्पेक्ट में क्या है, सेंट्रियोल पहले से है, तो उसका डुप्लीकेशन कब होता है, तो एस फेज में होता है। डीएनए का रेप्लिकेशन कब होता है, एस फेज में होता है। ये आप लोग को याद रखना है। उसके बाद अगला है G2, ठीक है। G2 क्या है, तो G2 को हम बोलते हैं ग्रोथ फेज 2, ग्रोथ फेज 2 बोलेंगे। और इसे और क्या बोलते हैं बच्चों, गैप 2 फेज बोलते हैं इसको। गैप क्यों बोल रहे हैं, देखो अगर आप ध्यान से देखोगे M और S के बीच पहला गैप मिल रहा है, उसके बाद S और M के बीच दूसरा गैप मिल रहा है, ठीक है। इसलिए इसको गैप फेज 1, इसको गैप फेज 2 बोलते हैं, क्योंकि इन दोनों के बीच का गैप है वो, ठीक है। लेकिन गैप होने का मतलब ये नहीं कि वहाँ पे कुछ हो नहीं रहा है, वहाँ पे मेन क्या होता है, जो इसमें था सेम वैसे इसमें भी RNA व प्रोटीन का निर्माण, ठीक है। RNA व प्रोटीन का निर्माण होना है, और इन प्रोटीन का उपयोग कब होना है, M फेज में। जो M फेज में क्या होते हैं, उपयोगी होते हैं। यानी कि G2 फेज में जो RNA और प्रोटीन का बनते हैं, यानी जो प्रोटीन बन रहे हैं, वो प्रोटीन कहाँ पे यूटिलाइज होने वाले हैं, M फेज में यूटिलाइज होने वाले हैं, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक का, ये आप लोग को याद रखना है, ठीक। अब इसके अलावा आप लोगों को एक यहाँ पे G0 भी मिलता है, ठीक है। ऐसे करके आपको मिलेगा G0, और उसका साइन ऐसा रहता है, देखना कभी भी आपको बुक में ऐसा लिखा हुआ आपको अलग से दिखेगा। सेल साइकिल अपडेटेड बुक जरूर यूज़ कीजिएगा, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है, G0 क्यों बोलना चाह रहे हैं, G0 है क्या, ठीक है। तो G0 जो होता है वो विराम अवस्था होता है, रेस्टिंग फेज होता है। क्या होता है, रेस्टिंग फेज होता है, ठीक है। रेस्टिंग फेज है, इसको हम क्वेसेंट स्टेज भी बोलते हैं। क्वेसेंट स्टेज क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे सेल का डिवीजन नहीं होता, कुछ समय के लिए सेल में कोई भी कार्य नहीं होता, लेकिन वो मेटाबॉलिकली एक्टिव रहता है, ठीक। याद रखना, ऐसा नहीं कि उसमें मेटाबॉलिज्म नहीं हो रहा है, मेटाबॉलिकली एक्टिव होगा लेकिन रेस्टिंग होगा। क्वेसेंट फेज भी इसको हम बोलते हैं, ठीक है। स्टेज बोलते हैं, क्वेसेंट स्टेज भी बोलते हैं इसको, यानी कि विराम अवस्था, ठीक है। उस समय सेल डिवाइड नहीं करता, उसमें कोई भी ऐसा घटना चक्र नहीं होने वाला है जिससे सेल आगे की ओर मूव करेगा। उस जगह पे सेल स्टॉप कर देता है डिवाइड करना, यानी कि जो भी स्टेज, जैसे मान लो M फेज से एक नया सेल बना, ठीक है। M डिवाइड होने के बाद एक सेल से 2 सेल बना होगा, है ना। तो ये जो सेल है वो अगर मान लो उसमें प्रॉपर प्रोटीन नहीं है, या प्रॉपर उसमें DNA जैसा होना चाहिए था वैसा नहीं है, या कुछ भी उसमें कुछ फॉल्ट है, या फिर हो सकता है वो बहुत सेल पुराना हो चुका है, तो ऐसे स्टेज में हम क्या बोल देते हैं, वो डिवाइड करने के लिए नहीं जाएगा, बल्कि क्वेसेंट फेज में चला जाएगा, विरामावस्था में चले जाएगा, रेस्टिंग फेज में चला जाएगा, जो मेटाबॉलिकली एक्टिव होता है, ठीक है। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि अगर मान लो 3 चीज़ हो सकता है यहाँ पे, एक तो ये
कि जीवन से वापस जी जीरो में चले जाए, कुछ प्रॉब्लम आ गया या फिर उसमें कुछ प्रोटीन के बनने तक इंतजार करना पड़ रहा है, तो वहाँ पे जीवन से जी जीरो में चला जाएगा, और फिर वापस सब चीज़ अगर नॉर्मल स्टेज आया तो वापस जी जीरो से वो जीवन में वापस आ सकता है, यानी कि रिवर्सिबल हो सकता है। इसके अलावा इरिवर्सिबल भी हो सकता है। इसका मतलब ये नहीं है, आपकी बुक में ऐसा बना हुआ है, इसका मतलब ये नहीं है कि हमेशा G1 से G0 उसके G0 से वापस G1 होगा। ये तो होता है, ठीक है, लेकिन सभी सेल के लिए लागू जरूरी नहीं है। हो सकता है कि G0 में तब जाए जब वो इरिवर्सिबल हो, यानी कि वो फर्दर G1 में ना जा पाए, ठीक है, फिर से उसके आगे G1 में वापस ना जा पाए। किस कारण से ऐसा हो सकता है? जब सेल क्या हो गया हो, वृद्ध हो गया हो, अब सेल में और डिवीजन करने की क्षमता ना हो, तो G0 में जाकर स्टॉप हो जाएगा, अब वो फर्दर डिवाइड नहीं करेगा, ठीक है। यानी कि हम ऐसे सेल को क्या बोलते हैं? सेनेसेंट सेल। मेरे नोट्स में आप लोगों को पूरा A to Z लिखा हुआ मिल जाएगा, ठीक है। अभी मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे, यहाँ लिखूंगा नहीं मैं, नोट्स आप बिल्कुल पढ़िएगा, ठीक है। क्या बोला मैं? G0 से G1 हो सकता है, G0 से G1 भी हो सकता है, तब हम बोल देंगे रिवर्सिबल। उसके अलावा वो इरिवर्सिबल भी हो सकता है जब वो क्या हो, वो सेनेसेंट का मतलब होता है, सेनेसेंस का मतलब होता है कि जब वो जीर्णता यानी उसी वृद्धावस्था आ जाए, अब उसको और आगे डिवाइड नहीं करना है, ऐसी स्थिति पे वो G0 में ही रहेगा, फिर से वो G1 में नहीं जाएगा। तो मतलब रिवर्सिबल भी हो सकता है और इरिवर्सिबल भी हो सकता है। दो चीज़ आपको यहाँ पे मिलेंगे G0 के रिस्पेक्ट में, ठीक है। अब इसके बाद हम अगला स्टेज क्या बोलते हैं, अगला फेज क्या बोलते हैं? वो है एम फेज। अब ये एम फेज क्या है? ठीक है, तो क्योंकि आप G1 S G2 और M बोलते हो ना, तो एम फेज क्या होता है बच्चों? तो देखो एम फेज जो है वो ये डिवाइडिंग फेज है, डिवाइडिंग फेज है। अब डिवाइडिंग फेज है तो सीधी सी बात है, किसका डिवीजन भाई? तो यहाँ पे दो डिवीजन होने वाला है, एक होगा साइटोप्लाज्मिक डिवीजन, लेकिन साइटोप्लाज्मिक डिवीजन तो बाद में होगा। सबसे पहले तो यूकैरियोटिक सेल में अंदर न्यूक्लियर डिवीजन होता है। क्या? न्यूक्लियर डिवीजन होता है, तो हम पढ़ते हैं न्यूक्लियर डिवीजन। क्या पढ़ते हैं? न्यूक्लियर डिवीजन। और दूसरा चीज है साइटोप्लाज्मिक डिवीजन, साइटोप्लाज्मिक डिवीजन, क्योंकि न्यूक्लियर डिवीजन के बाद ही साइटोप्लाज्मिक डिवीजन होने वाला है। पहले न्यूक्लियर डिवीजन होगा, उसके बाद साइटोप्लाज्मिक डिवीजन होगा। अब न्यूक्लियर डिवीजन के लिए टर्म्स है जिसे हम बोलते हैं कैरियोकाइनेसिस, कैरियोकाइनेसिस, ठीक है। और साइटोप्लाज्मिक डिवीजन के लिए हम बोलते हैं क्या? साइटोकाइनेसिस। क्या बोलते हैं हम? साइटोकाइनेसिस, ठीक है। अब यहाँ पे जो कैरियोकाइनेसिस है, इसी के दो टाइप को हम डिटेल में पढ़ते हैं। क्या है दो टाइप? एक है माइटोसिस और एक है मियोसिस, ठीक है। माइटोसिस और मियोसिस, मैं इसको पहले तो शॉर्ट में समझा देता हूँ, उसके बाद अपन पहले माइटोसिस पढ़ लेंगे फिर मियोसिस पढ़ लेंगे। अब देखते हैं माइटोसिस में क्या होता है। माइटोसिस और मियोसिस, हिंदी में वाले बच्चे इसको बोलते हैं समसूत्री विभाजन, और मियोसिस को हम बोलते हैं अर्धसूत्री विभाजन, ठीक है। तो समसूत्री और अर्धसूत्री में क्या डिफरेंस है वो देख लेते हैं। देखिए पहली बात कि माइटोटिक डिवीजन जो होता है, ठीक है, ये किस में होता है बताइए? ये आप नॉर्मली हम बोलते हैं इसमें सोमैटिक सेल में होता है। किसके लिए होता है ये? सोमैटिक सेल, यानी कि कायिक कोशिका। कायिक कोशिका के रिस्पेक्ट में क्या पढ़ते हो? माइटोसिस पढ़ते हो। और जब मैं मियोसिस की बात करता हूं तो आप इसे पढ़ते हो जनन कोशिका के लिए, और जनन कोशिका को अपन इंग्लिश में क्या बोलेंगे? रिप्रोडक्टिव सेल के लिए, रिप्रोडक्टिव सेल के लिए बोलते हो आप, या फिर जर्म सेल के लिए पढ़ते हो, जर्म लाइन के लिए पढ़ते हो, ठीक है। इनमें होता है क्या? मियोसिस।
ठीक है, यानी कि अगर मैं इसको नॉर्मल लैंग्वेज में बोलूं तो स्पर्म का फॉर्मेशन और एग का फॉर्मेशन मियोसिस से होने वाला है। ठीक है, और उनको छोड़कर जितनी भी सेल है बॉडी में, चाहे आँख का हो, सिर का हो, बाल का हो, स्किन का हो, ठीक है, हाथ पैर किसी की जगह का भी हो, अगर वहाँ पे डिवीजन हो रहा है तो वो माइटोटिक डिवीजन में आएगा। ठीक है, ध्यान समझेंगे, कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे समझेंगे। अगर मैं बात करूँगा माइटोटिक डिवीजन का, तो आप पहले ये देखना बच्चों कि इसके अंदर जो गुणसूत्र है, क्रोमोसोम जो है, क्योंकि बताया ना न्यूक्लियर डिवीजन होने वाला है, तो हमको मेन क्या फोकस करना है, सेल के अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम है जो पेयर में होते हैं। ठीक है, पेयर में होते हैं, है ना। बट मैं जैसे बना रहा हूँ वैसे तो नहीं बनाते हो आप, अब ऐसे बनाते हो, 1 पेयर, 2 पेयर, 3 पेयर, 4 पेयर, 5, ऐसे करके आपके पास 23 पेयर है। ठीक है बच्चों, तो ऐसा एक्स शेप में क्यों बनाते हैं, क्योंकि डीएनए जब सेल जब सेल साइकिल में जाता है तो जीवन के बाद एस आता है। तो जीवन में अगर मान लो कि क्रोमोसोम सिंगल है, ठीक है, तो एस फेज में क्या हो जाता है, डबल हो जाता है। एस फेज के एंड में डबल होता है, याद रखना, ये सब लैंग्वेज से फंसाते हैं बच्चे को कई बार। ठीक है भाई, एस फेज जब चालू हुआ था, ठीक है, एस फेज जब चालू हुआ था यहाँ पे, ये एस फेज जैसे ही लगा तो यहाँ से डीएनए का रेप्लिकेशन चालू हुआ था, और कंप्लीट कब होता है, एस फेज के एंड में, यानी कि G2 में जो आपको मिलता है वो ऐसा मिलने वाला है। और जीवन में कैसे था, सिंगल लाइन, यानी कि मैं समझाने के लिए ऐसे बना रहा हूँ। ठीक है, ये ऐसे था। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पे 2 दिखा रहे हो आप, तो कॉन्सेंट्रेशन जो है वो यहाँ पे डबल हो चुका होता है। ये मैं आप लोग अच्छा समझाऊंगा, आप उसका टेंशन मत लीजिए अभी। ठीक है, मतलब बताना ये चाह रहा हूँ मैं कि इसके अंदर, किसके अंदर, न्यूक्लियस के अंदर जो क्रोमेटिन है, यानी जो डीएनए है, आप उसका डिवीजन जब तक नहीं करा दोगे, यानी जब तक आप उसको सेपरेट नहीं करवा दोगे तब तक आप न्यूक्लियर डिवीजन नहीं करा सकते। और जब तक न्यूक्लियर डिवीजन नहीं हुआ मतलब समझ लो माइटोसिस मियोसिस इनकम्प्लीट ही रहेगा, है ना। तो इस लाइन को हमेशा याद रखना आप, जब भी मैंने आपको बताया। ठीक है, हालांकि वो जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे आप लोगों को पूरा क्लियर होते जाएगा ये। तो अभी मैं जो बताने जा रहा हूँ उसको ध्यान से देखना आप, है ना। अगर मैं बोला कि यहाँ पे कोई सेल है 2n, ठीक है, अब 2n से मैं 2n क्यों लिख रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि डिप्लाइड है। क्या है ये, डिप्लाइड सेल है। ठीक है, तो अगर इसका डिवीजन होगा तो डिप्लाइड सेल, अगर मैं माइटोसिस करा रहा हूँ तो इनके जो 2 डॉटर सेल बनेंगे, इन दोनों में 2n ही होने वाले हैं। यानी कि अगर डिप्लाइड था तो जो डॉटर सेल होंगे, डॉटर सेल ये भी कैसे होंगे, डिप्लॉइड ही होंगे। ठीक है, एक तो ये मेजर डिफरेंस आपको देखने मिलेगा। मियोसिस में देखो, मियोसिस में क्या होगा, अगर यहाँ पे 2n है, क्या है 2n, यानी कि सेल कैसा है, ये सेल डिप्लॉइड है। कैसा है ये, डिप्लॉइड है। तो जब मियोसिस होता है, ठीक है, तो मियोसिस होने के बाद मोस्टली आप 4 सेल दिखाते हो, तो मैं भी आपको 4 सेल दिखा दे रहा हूँ। ठीक है, 1 2 3 4, ठीक है। तो यहाँ पे जो सेल बनेंगे वो हैप्लाइड होंगे, n लिख रहा हूँ मैं, 2n ना लिख के n लिख रहा हूँ। तो आपने क्या देखा, यहाँ पे 2n से डॉटर सेल में क्या मिल रहा है आपको, n मिल रहा है। n का मतलब ये कैसे सेल है, ये हैप्लॉइड सेल है, हैप्लॉइड सेल है, समझ आ रहा है बात। तो आपने क्या देखा, जो क्रोमोसोम मान लो यहाँ पे आपकी रिसर्च बताता हूँ मैं, ह्यूमन बीइंग 46 क्रोमोसोम था। ठीक है, तो ये जो सेल बने मियोसिस के बाद, इसमें कितने हैं, 23 हैं। कितने हैं, 23। एग्जाम्पल बता रहा हूँ ना मैं, एग्जाम्पल, इसमें कितना है 23, इसमें कितना है 23, इसमें कितना है 23। मान लो कोई सेल है जिसमें यहाँ पे 100 क्रोमोसोम था। ठीक है, तो मियोसिस कंप्लीट होने के बाद यहाँ पे कितने होने वाले हैं, 50, सब में 50-50। यानी कि आपने क्या देखा, क्रोमोसोम नंबर क्या हो रहा है, इसमें हाफ हो रहा है। इसलिए हिंदी मीडियम में क्या लिख देता है इसको, अर्धसूत्री। अर्धसूत्री का मतलब ये क्रोमोसोम नंबर आपका क्या हो चुका है, हाफ हो चुका है। ठीक है, अब थोड़ा पढ़ के आंसर करना बहुत गलत होता है। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ मैं, अब आपको ये देख कॉन्सेप्ट देख ऐसा लग रहा है कि मियोसिस जब 2 कंप्लीट होगा, मियोसिस कंप्लीट होगा तब क्रोमोसोम नंबर हाफ होता है, लेकिन कहानी थोड़ा सा अलग है। जब मियोसिस 1 होता है ना, तभी क्रोमोसोम नंबर हाफ हो चुका होता है। मियोसिस 2 में डीएनए का कॉन्सेंट्रेशन, यानी कि समझो बात को, जो 2 कॉपी हुए थे वो सेपरेट होते हैं, यानी सिस्टर क्रोमैटिड उसमें कब अलग होते हैं, मियोसिस 2 के बाद। इसीलिए मैं बोला आप लोग को, ये कॉन्सेप्ट तो मैं अच्छे से क्लियर कराऊंगा, वही कॉन्सेप्ट ही आपको अच्छे से क्लियर करना है, तभी आप समझ पाएंगे कि वास्तव में सेल डिवीजन में हुआ क्या था। ठीक है, अभी बस आपको ये याद रखना है कि 2n से n हो रहा है तो मियोसिस है, और यदि 2n से
2n है तो क्या होगा वो माइटोसिस। कई बार क्वेश्चन दे देता है एक सेल है वो हैप्लॉइड है, ठीक है। अब बच्चे कैसे घूम जाते हैं, देखिए हैप्लॉइड है, आपके दिमाग में क्या है, हैप्लॉइड तो मियोसिस में पढ़े हैं, और क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि हैप्लॉइड सेल का डिवीजन हुआ और वापस हैप्लॉइड सेल ही बना। अरे भैया एक क्रोमोसोम है, अब इसको क्या आधा आधा तोड़ तो नहीं सकते हो आप, समझ आ रहा है मेरी बात। अब तोड़ थोड़ी दोगे क्रोमोसोम को भाई, मतलब सोचिए आपके पास एक स्केल दे रहा हूं मैं बोला यहाँ पे एक जीन है वो आपके स्किन के कलर को रिकॉग्नाइज करता है, मतलब उसको डिफाइन करता है, एक आपके मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड है, एक आपके ब्रेन से रिलेटेड है, मान लो ये जीन है, तो क्या अब इसका डिवीजन कराओगे सेल डिवीजन का तो वो इसको 20 से तोड़ देगा, कभी नहीं हो सकता ये, ठीक है। क्रोमोसोम नहीं टूटेगा भाई, है ना। तो उस स्थिति में माइटोसिस ही होगा, वो क्या होगा, माइटोसिस। क्योंकि माइटोसिस क्या बोलता है, जितना क्रोमोसोम मदर सेल में है उतना ही क्रोमोसोम किस में होना चाहिए, डॉटर सेल में होना चाहिए। मतलब मदर सेल में जितना क्रोमोसोम है उतना डॉटर सेल में होता है, तो ऐसे डिवीजन को हम क्या कहने वाले हैं, माइटोसिस। और यदि मदर सेल में जो क्रोमोसोम है उसका हाफ उनके डॉटर सेल में होते हैं तो उसका मतलब है वो मियोसिस। दोनों में प्रोसेस में डिफरेंस आएगा, ठीक है। क्या डिफरेंस आएगा ये आज हम आपको पढ़ाएंगे पूरे अच्छे से डिटेल में, ठीक है। स्टेप वाइज पहले माइटोसिस पढ़ेंगे, फिर मियोसिस पढ़ेंगे, उसके बाद फिर बाद में माइटोसिस और मियोसिस जो डिफरेंस था पूरा क्लियर करेंगे कि क्या डिफरेंस था। इतने सारे डिफरेंस आपको खुद देखने को मिल जाएगा जब कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा उसके बाद। अभी से अगर मैं डिफरेंस बताऊंगा तो रटना हो जाएगा। अब मैं नहीं चाहता कि जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं वो रटे हम। अगर समझने का कोई टॉपिक है, समझ के अगर हम अच्छे से याद कर सकते हैं तो रटने की जरूरत क्या है। अब माइटोसिस मियोसिस में खुद कई डिफरेंस निकाल देंगे अभी, ठीक है। स्टार्ट करेंगे हम कहाँ से, माइटोसिस से। देखिए अगर मैं बात करूंगा माइटोसिस की, किसकी, माइटोसिस की, तो माइटोसिस में बच्चों जीवन आएगा क्या आएगा बताओ। माइटोसिस में जीवन आएगा, एस भी आएगा, G2 भी आएगा, और उसके बाद होगा एम फेज। एम फेज में आप क्या पढ़ने वाले हो, माइटोटिक डिवीजन में पढ़ा रहा हूं तो माइटोटिक डिवीजन में पढ़ाऊंगा। यहाँ पे मियोसिस भी हो सकता था, लेकिन हम क्या पढ़ रहे हैं अभी, हम पढ़ रहे हैं क्या, माइटोसिस। क्या पढ़ रहे हैं अभी हम, माइटोसिस, ठीक है। यानी कि समसूत्री भाजन पढ़ रहे हैं। माइटोसिस को हम क्या बोलते हैं, सम मतलब समान, सूत्री मतलब गुणसूत्र। तो जब समान गुणसूत्रों का विभाजन होता है तो उसे हम बोलते हैं माइटोसिस। हिंदी में बहुत आसान है पकड़ना। माइटोसिस में और मियोसिस वाले केस में थोड़ा सा आपको अपने लॉजिक से याद रखना पड़ेगा। माइटोसिस में क्रोमोसोम सेम है और मियोसिस में हाफ हो रहा है, ठीक है। अब देखते हैं, देखो अब मैं बोला कि माइटोसिस में G1 S G2 उसके माइटोडिजन, मतलब यार G1 S G2 सब में होने वाला, चाहे माइटोसिस हो या मियोसिस हो, है ना। क्योंकि ये क्या फेज है बोला था मैं, याद करो आप लोग को, मैं बोला था ये है इंटरफेज। क्या है ये, इंटरफेज, ठीक है। उसके बाद जो माइटोटिक डिवीजन होने वाला है इसमें आप पढ़ते हो क्या, पहला स्टेज होता है इसका क्या, पहला क्या होता है, प्रोफेज, प्रोफेज होता है, ठीक है। सेकंड क्या होगा, मेटाफेज, क्या होगा, मेटाफेज। थर्ड क्या होने वाला है यहाँ पे, थर्ड होने वाला है एनाफेज। और फोर्थ क्या होने वाला है, टेलोफेज। टेलोफेज के बाद लास्ट में क्या हो जाएगा, साइटोकाइनेसिस। तो वो साइटो देखो, अब माइटोसिस में हम दो चीज पढ़े थे, कैरियोकाइनेसिस, ठीक है। एम फेज में क्या पढ़ते हो, कैरियोकाइनेसिस, ठीक है। उसके बाद साइटोकाइनेसिस। तो साइटोकाइनेसिस में क्या होता है, साइटोप्लाज्मिक डिवीजन होता है, ठीक है। ये तो आप लोग को मालूम है। अब पूरा डायग्राम में पूरा इवेंट को देख लेते हैं ना, होता कैसे है, ठीक है। ये इवेंट याद रखना, अगर आपको माइटोसिस रिस्पेक्ट बोलेगा तो आप बताते G1 S G2, उसके बाद क्या, प्रोफेज, फिर मेटाफेज, फिर एनाफेज और फिर टेलोफेज, उसके बाद क्या, साइटोकाइनेसिस। ये सीक्वेंस बनाने के लिए आपको क्वेश्चन दे सकता है, ठीक है। ये सीक्वेंस का क्वेश्चन दे सकता है क्योंकि नीट के पिछले 3-4 साल के पेपर में एक सीक्वेंशियल क्वेश्चन तो दिया ही दिया है।
तो अब मैं पूरा माइटोसिस की पूरा प्रोसेस को समझाने वाला हूं, अच्छे से देखिएगा आप लोग। अब देखते हैं जीवन में क्या हुआ था। जीवन में बहुत मस्ती हुआ है कि नहीं। लेकिन यहाँ पे मैं कौन सा जीवन की बात कर रहा हूँ, गैप वन फेज की बात कर रहा हूँ। ठीक है, इस सेल को अगर मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ तो मैं कैसे समझाने के लिए, देखो अब आप यहाँ पे मैं जो गोला बनाऊंगा उसको आप ये मत समझ लेना कि ये सेल बड़ा है तो ये सबसे बड़ा रहता होगा, ऐसा नहीं है। जीवन के बाद जब S फिर G2 में जाओगे तो सेल और बड़े होते जाएंगे। ठीक है, क्योंकि सेल डिज़ाइन के लिए एक लॉ है, ठीक है, जो कैरियोप्लाज्म थ्योरी के अंतर्गत आता है, जिसमें बताया गया है कि जब न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म का रेशियो बिगड़ता है तब सेल डिवाइड करता है। ठीक है, तो सीधी सी बात है, वो रेशियो तभी होगा जब न्यूक्लियोप्लाज्म का रेशियो क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। यानी कि एक सेल है, सेल के अंदर ये न्यूक्लियस है। ठीक है, तो यहाँ पे जो लिक्विड है, यहाँ पे जो क्या बोलना चाहिए एक्वस फेज है, उसको हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं ना। यहाँ के जो फ्लूइड है उसको न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं। और जबकि इस सेल के बाहर यानी कि न्यूक्लियस और मेम्ब्रेन के बीच में जो फ्लूइड है, ये सब क्या बोलते हो, साइटोप्लाज्म बोलते हो, है ना। तो इनका जब रेशियो चेंज होता है ना, तब जाके आखिरी में सेल डिवाइड करता है। ये कर्णप्लास थ्योरी के अंतर्गत था ये। ठीक है, जो कि आपकी बुक में अब नहीं है, बस आपके नॉलेज के लिए मैं बता दे रहा हूं मैं। ठीक है, सेट इसको अपन नहीं पढ़ेंगे अभी। ठीक है, जरूरत पड़ेगा तो इसके लिए एक सेपरेट कुछ विशेष टॉपिक का जो एनसीईआरटी में नहीं है और आपको नॉलेज के लिए है, उसका एक सेपरेट वीडियो बना दिया जाएगा। अब जीवन में देखते हैं ग्रोथ फेज, गैप फेज 1 में मैं समझाने के लिए ऐसा बना रहा हूं, आप समझिएगा। ठीक, अब देखिए आपके पास 23 पेयर हैं। कितने? 23 पेयर। 1 2 3 ऐसे करते करते मैं पूरा 23 तो नहीं बनाते रहूँगा, है कि नहीं। आप समझ जाइए, एक आपके पापा से आया हुआ है और एक आपके मम्मी से आया हुआ है। P फॉर पैटर्नल, M फॉर मैटरनल। ठीक है, ठीक है, एक पापा साइड से एक माँ साइड से, दो साइड से आपके पास डीएनए है। समझ आ रहा है। 23 सेट पापा साइड से है, 23 मम्मी साइड से है, वही फ्यूज होकर पेयर बनाए हैं। तो जो जिनका जीन जहाँ पे होता है वो पेयर में रहता है। सीधी सी बात, आप बोलोगे फिर पेयर कैसे बन जाता होगा। भाई आप खुद सोचिए, आपको मैं एक प्लैनेट भेजता हूँ मैं, ठीक है, एक दूसरे ग्रह पे भेज दिया मैं, और वहाँ पे ना मैं आप लोगों को 100 इंसान, 100 कुत्ते, 100 बिल्ली और 100 शेर और ऐसे करके अलग अलग ग्रुप में भेज दिया मैं। कहाँ पे? एक उपग्रह में। ठीक है, कहीं ग्रह पे भेज दिया, वहाँ पे जीवन है, ठीक है, लाइफ है वहाँ पे। अब वहाँ जाने के बाद आप किसके साथ पेयर में रहना पसंद करेंगे, कुत्ते के साथ कि बिल्ली के साथ? बताइए भाई। आप इंसान के साथ रहना पसंद करोगे पेयर में? अगर आपको एक घर में रहना है, एक आशियाना बना के रहना है, तो आप किसके साथ रहना पसंद करेंगे बताइए? अपने जैसे के साथ ना। तो भाई जो क्रोमोसोम जैसा है वो उसके साथ पोलैरिटी दिखाएगा। यहाँ पे हाइट का जीन है तो ऐसा क्रोमोसोम के साथ ही रहेगा जहाँ पे वहाँ भी हाइट का ही जीन हो। समझ आ रहा है। यहाँ पे कलर का जीन है तो वो ऐसे क्रोमोसोम जहाँ पे यहाँ भी कलर के जीन होगा, ऑटोमेटिक खुद एक दूसरे के पास आ जाएंगे। ठीक है, जरूरी नहीं है कि जब फ्यूज़ होगा तो वो भटकते रहेंगे इधर उधर, एक नंबर क्रोमोसोम इधर है दूसरा उधर भटक रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, समझाने के लिए हम बताते हैं ऐसा, है ना। अब देखिएगा, तो आपको चीज़ समझ आया ना, एक पापा और मम्मी से आया। तो अब बताइए, जब मैं ऑलरेडी ये 2 बना रहा हूँ तो अब बोलते हैं ना डिप्लाइड, क्यों बोलते हो? क्योंकि आपके पास एक पापा से भी सेट है और एक मम्मी से भी सेट आया हुआ है क्रोमोसोम का, तो मैं इसे बोल दिया 2n। ठीक है ना, इसे हम बोल दिए 2n। तो भाई जब यहाँ भी 2n ही केस है, यहाँ भी 2n केस है, सबके लिए 2n केस ही होने वाला है, तो क्यों ना एक ही क्रोमोसोम को लेके चले, है कि नहीं। तो उससे और अच्छा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि डिवीजन हुआ कैसे है। अब पूरा 23 सेट को दिखाने का मतलब क्या है? जब एक सेट का समझ आया तो 23 भी वैसे ही हो रहे होंगे। सीधी सी बात है, अगर एक सेट का क्रोमोसोम जैसे डिवाइड हो रहा है वैसे बाकी के सेट भी होंगे। तो मैं कोई एक सेट को समझा रहा हूँ। अब एनसीईआरटी में क्या किया है, 2 सेट को दिखाया हुआ है, तो वहाँ पे म्योसिस में बच्चे लोग को गड़बड़ी लगता है, उनको लगता है कि म्योसिस होने के बाद वहाँ पे 2 दिख रहे हैं, तो डिप्लाइड है। नहीं है डिप्लाइड, वो अलग अलग क्रोमोसोम के 2 सेट थे। आप जरूर चेक कीजिएगा वीडियो देखने के बाद, एनसीईआरटी खोलिएगा और उनका म्योसिस जब कंप्लीट होगा तो देखना वहाँ पे ना 2 क्रोमोसोम का सेट दिखाया हुआ है। अब बच्चे सोचते हैं यार म्योसिस में तो हाफ होता है, तो यहाँ पे डबल क्यों दिख रहा है, तो पेयर में दिख रहे हैं। पेयर में नहीं है बच्चा, वो 2 अलग अलग क्रोमोसोम को पेयर में दिखा दिया है। ठीक, जैसे आपका 23 पेयर है,
समझ रहे हो? तो आपको अगर मैं ऐसे दिखाऊंगा तो तब तो पूरा 23 बनाना पड़ेगा मुझे, लेकिन कॉन्सेप्ट अच्छा से समझना है तो हम कोई एक पेयर लेके चलेंगे आज, ठीक है? चलो मैं कोई एक पेयर लिया और उसको भी अलग अलग कलर से बना देता हूँ और ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा, या फिर एक ही कलर से बनाता हूँ। चलो ठीक है, चलो जैसे कि मैं मान लिया कि यहाँ पे एक क्रोमोसोम, ठीक है, एक मम्मी से आया हुआ, ठीक है, और यहीं पे ये दूसरा पापा से आया। अब मैं 2 बार बना दिया, वैसे होच पोच हो गया पूरा, आप समझिएगा इसको, है ना? अब यहाँ एक काम करता हूँ, इसको अलग अलग कलर से ही बना देता हूँ। चलो अलग अलग कलर से बनाता हूँ। एक मम्मी से आया हुआ और एक ये ले लिया मैं पापा साइड से आया हुआ, ठीक है? ऐसा डीएनए वहाँ पे क्रोमेटिन फॉर्म पे है, क्रोमोसोम फॉर्म पे नहीं है। आप लोग को मैंने बताया था क्रोमोसोम फॉर्म कब बनता है, मेटाफेज में बनता है। तो मेटाफेज में पहुँचेंगे तब समझ आएगा ना कि कैसे बनता है, ठीक है? अभी क्रोमेटिन फेज में। लेकिन आपको अगर मैं ऐसा बनाऊंगा, अचानक से उठाओगे नोट्स, तो फिर आप बोलोगे अरे यार क्या है, तो समझ ही नहीं आ रहा है। तो मैं आप लोगों को समझाने के लिए ना बाजू में बना दे रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है? ऐसा है, अभी एक ऐसा और यहाँ पे एक ऐसा, एक पापा से आया हुआ और एक मम्मी से आया हुआ, 2 है यहाँ पे, ठीक है? उसके बाद एस फेज में आएगा जी, किस में जाएगा सेल? एस फेज में जाएगा, ठीक है? अब जब एस फेज में जाएगा आगे, उसी में ऐसे लिनियर बना रहा हूँ मैं डायग्राम को, ठीक है? अब इसके बाद मैं किस में दिखा रहा हूँ, मैं एस फेज में, देखिएगा। अब ये एस फेज, ठीक है? अब एस फेज में क्या होने वाला है, आपको अभी बताया थोड़ी देर पहले कि एस फेज में डीएनए क्या होता है, रेप्लिकेट होता है, उनका कॉपी होता है। तो एस फेज कंप्लीट होने के बाद, मैं फिर से वो स्टार्ट नहीं करूँगा, एस फेज जब कंप्लीट हो जाएगा तो जो बाहर आप जो डीएनए बनाए थे जी, आपने कॉपी करवाया ना कि भी अलग किया है, तो इसका जब कॉपी, पापा वाले सेट का जब डीएनए कॉपी होगा तो ऐसे 2 ठो बनाओगे कि नहीं, क्योंकि उसका एग्जैक्ट कॉपी है वो। डीएनए रेप्लिकेशन में मतलब क्या है, एग्जैक्ट कॉपी हुआ है वहाँ पे। ऐसे में क्या होता है, डीएनए रेप्लिकेशन होता है। तो इस पापा वाले सेट का डीएनए का क्या हो गया, कॉपी हो गया। तो वैसे मम्मी वाले सेट का भी होगा कि नहीं होगा, लो उसका भी बना दिया मैं, ये लो कॉपी करवा दिया उसका भी, ठीक है? तो ये मम्मी वाले सेट का है, ये भी कॉपी बना चुका है, ठीक है? लेकिन अब यहाँ पे ऐसा दिखेगा, क्रोमोसोम स्ट्रक्चर तो यहाँ दिखाई देने वाला नहीं है। अब यहाँ पे तो आपको हौच पौच ही लगेगा डायग्राम। तो मैं एक ठो बना रहा हूँ, देखो। अब ये पापा साइड वाला था, अब इसका भी कॉपी हो चुका है, तो डबल बनाऊंगा कि नहीं, ठीक है? अब यहाँ पे एक मम्मी सेट वाला था, उसका भी कॉपी हुआ है, लो भाई। तो आपने क्या देखा, आपको वहाँ पे एक्चुअल समझ नहीं आ गया। यहाँ समझो आप, यहाँ पे क्या कंडीशन है बच्चा, यहाँ पे कंडीशन क्या है, डीएनए नंबर में भी 2 हैं और कॉन्सेंट्रेशन भी उसका डबल है, सही है? कोई एक डीएनए की रिस्पेक्ट बात करो, कोई एक क्रोमोसोम की रिस्पेक्ट बात करो, पूरा ओवरऑल सेट की रिस्पेक्ट बात करो, यहाँ पे सब डबल डबल थे, तो 2n, कॉन्सेंट्रेशन भी डबल ही है। अब जरा मुझे यहाँ पे बताना, यहाँ पे अब क्या बोलोगे आप, यहाँ 4n 4c लिख दूँ, बताओ। जब एस फेज कंप्लीट होगा, एस फेज जब क्या होगा, कंप्लीट होगा, तो कॉन्सेंट्रेशन जो है वो 2n 4c बनाऊंगा। बोलो ऐसा क्यों? क्योंकि देखो ये दोनों जुड़े हुए हैं। जब तक क्रोमेटिड अलग नहीं होंगे, यानी कि जब तक ये इस प्रकार से नहीं हो जाएंगे, तब तक मैं इसे 4n 4c नहीं कहूँगा। ये 4n 4c नीचे बनाया वो है, जबकि वो एक साथ अभी जुड़े हुए हैं, इसलिए मैं बोला वहाँ पे 2n 4c, ठीक है? यहाँ तक का तो क्लियर हो गया होगा मेरे ख्याल से। अब जब तक वो अटैच है, आप उसको नंबर में अलग अलग नहीं गिन सकते, नंबर आपको वही गिनना पड़ेगा। लेकिन हाँ, कॉन्सेंट्रेशन यानी कि मात्रा की अगर मैं बात करूं उनकी, ठीक है, तो वो डबल हो चुका है। तो एस फेज कंप्लीट जब होता है, तो एस फेज कंप्लीट होने के बाद कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाता है, डबल हो जाता है डीएनए का। यहां तक का क्लियर है? एस फेज में अब एक चीज और पढ़ते हो, सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन भी होता है। तो यहाँ पे मैं डुप्लीकेशन करके दिखा दिया, 2 ठो बना दिया लो, ठीक है? सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन भी होता है, क्लियर है ना? ये सब नोट्स में भी मिलेगा ना। तो नोट्स में मेन चीज देखो, यहाँ पे मैं सेल डिवीजन के मेन कॉन्सेप्ट को दिखा रहा हूँ, ना कि पूरा मटेरियल को दिखा रहा हूँ। ये तो पूरा खिचड़ी बन जाएगा। आप पहले मेन कॉन्सेप्ट को समझो, फिर थ्योरियल पार्ट के बराबर नोट से मेरे देखोगे तो पूरा क्लियर हो जाएगा। एस फेज में आपने 2n 4c देखा, ठीक है? उसके बाद आएगा G2। एस फेज जैसे ही कंप्लीट होगा क्या आ जाएगा,
G2 आएगा, ठीक है। तो G2 में क्या होने वाला है, G2 पे प्रोटीन का निर्माण होता है, सेल और ग्रोथ करता है, सेल और बड़ा हो जाएगा भाई, लो, ठीक है। और वहां पे भी मैं वही कंडीशन बना रहा हूं, 1 2, और यहां पे ये 1 और इसका डबल, यानी कि यहां भी कंडीशन क्या है, ऐसा और ऐसा है, यानी कि क्या है, यानी कि G2 में भी क्या है, 2n4C है, और SH कंप्लीट होगा तो भी क्या है, 2n4C, यानी अभी 2n4C में ही है अभी, ठीक है। तो G2 में होता क्या है, अभी क्या बताया हमें, G2 में प्रोटीन का निर्माण होता है, RNA और प्रोटीन का निर्माण होता है। वो प्रोटीन एम फेज में भाग लेते हैं, वो प्रोटीन एम फेज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। अब जरा एम फेज में क्या होता है जरा देख लेते हैं ना, क्या होता है एम फेज में। सबसे पहले आएगा क्या, अच्छा इस G2 में आपको क्या मिलेगा, एक और चीज़, सेंट्रियोल को आप अलग से 2 अलग अलग दिखा सकते हो, ठीक है, जो डुप्लीकेट हो चुका है ना। अब देखते हैं प्रोफेज में, देखो अब मैं वहाँ पे आप लोगों की बुक में प्रोफेज का 3 स्टेज दिया हुआ है, एक एकदम अर्ली, फिर उसके बाद मिडिल, उसके बाद लेट। अरे यार मैं एक डायग्राम में बताऊँगा, अब डायग्राम में समझना, ठीक, बाकी बुक में तो दिया ही रहता है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं बता रहा हूँ प्रोफेज, क्या, प्रोफेज। देखो प्रोफेज का जो अर्ली स्टेज होगा उसमें जो न्यूक्लियर इन्वेलप है, जो न्यूक्लियर इन्वेलप देख रहे हो ना गोल सा, वो धीरे 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 क्या होना चालू हो जाते हैं, डिसअपियर होना चालू हो जाते हैं, देख रहे हो ना आप, धीरे धीरे क्या होने लग जाएगा, डिसअपियर होने लग जाएगा, ठीक है। सेंट्रियोल जो है वो अपोजिट पोल की तरफ मुंह कर लेंगे, किधर, अपोजिट पोल की तरफ मुंह करना चालू हो जाएंगे, एक इधर एक इस तरफ, अपोजिट पोल में चले गए हैं, आप देख रहे होगे, ठीक है, अपोजिट पोल में चले गए, ये कौन, सेंट्रियोल्स, ठीक है। सेंट्रियोल जो है वो अपोजिट पोल में जा चुके हैं। अब उसके बाद मेन जो पढ़ रहे हो आप, क्या, क्रोमेटिन, यहां से क्रोमेटिन का कंडेंसेशन चालू हो जाता है, ठीक है। अब क्या होगा, धीरे धीरे क्रोमेटिन जो है कंडेंस होना चालू होंगे। अब मैं इसको थोड़ा गाढ़ा करके दिखा रहा हूं ना, अब ये 2 2 है ना, तो 2 2 दिखाऊंगा, ठीक। अब यहां पे समझ तो आएगा नहीं आप लोग को, लेकिन आपको कंडेंस करते हुए दिखाना मेन जरूरी है मुझे, ठीक है। आप क्या देख रहे हो यहाँ पे, पहले से अब क्रोमेटिन का कंडेंसेशन चालू हो गया है, ठीक है, क्लियर है। उसके बाद एक फेज ऐसा आएगा प्रोफेज का कि अब क्रोमोसोम जो है ना कंडेंस हो गए हैं, ठीक है, और आपकी बुक में ऐसा मिलेगा देखना। और इसमें जो ये क्या बनाए थे आप यहाँ पे, सेंट्रियोल, सेंट्रियोल जो है वो स्पिंडल फाइबर बना के इनको पकड़ना चालू कर देंगे, ऐसे ऐसे आपको जाल बनाना चालू कर देंगे। मिडिल फेज का बता रहा हूँ मैं, ठीक है, लेकिन इनका अरेंजमेंट नहीं हुआ ना, याद रखना, इसलिए मैं इसको बना नहीं रहा हूँ, मैं बना के इसलिए नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि आपको कन्फ्यूजन होगा इससे। ये देखो ऐसा ऐसा पूरा स्पिंडल फाइबर का जाल बनना चालू हो जाएगा, यानी प्रो फेज में स्पिंडल जैसे जैसे आगे बढ़ते जाओगे स्पिंडल फेज भी बनना चालू हो जाएगा, सॉरी स्पिंडल फाइबर बनना चालू हो जाएगा, और वो काइनेटोकोर को रिकॉग्नाइज करके उसको चिपकाना भी चालू कर देगा। उसके बाद लेट प्रोफेज जो होगा, लेट प्रोफेज में क्या होगा, उसको अरेंज करने की कोशिश चालू कर देगा। अरेंज करने की कोशिश का मतलब ये कि अब वो बोलेगा कि नहीं आप लाइन से आ जाओ, आप लाइन से आ जाओ, जहाँ जहाँ भी क्रोमोसोम है उन सबको बोलेंगे कि आप लाइन से आ जाओ, ठीक है। अब मैं यहाँ पे 2 ही बता रहा हूँ ना, तो जैसे कि ये 2 है, ठीक है, तो वो उनको क्या करने की कोशिश करेगा, उनको एक साथ अरेंज करने की कोशिश करेगा वो, ठीक है। और जब वो एक साथ अरेंज हो जाएंगे तो वहाँ से मेटाफेज लग जाएगा, समझ आ रहा है मेरी बात, वहाँ से क्या लग जाएगा, मेटाफेज लग जाएगा। मतलब प्रोफेज को अगर आप बेसिकली देखोगे तो प्रोफेज आप बताते हो कि पहले तो न्यूक्लियर इन्वेलप क्या हुआ, डिसअपियर होना चालू हो गया, सेंट्रियल अपोजिट पोजीशन में चले गए, फिर स्पिंडल फाइबर का निर्माण चालू कर दिए, और उसके बाद जो क्रोमेटिन था वो कंडेंसेशन हो रहा था उसको वो पकड़ना चालू कर दिया, ठीक है, और उसको अरेंज करने का कोशिश
चालू कर दिया। कब? प्रोफेज में। और जैसे ही उनको पूरा अरेंज करके पकड़ लेंगे तो वाला फेज होगा मेटाफेज। जब वो कंप्लीट होगा प्रोफेज, तो प्रोफेज का इनिशियल स्टेज बता रहा हूं मैं, कंडेंसेशन हुआ, न्यूक्लियर एनवेलप क्या होने लग गया? डिसअपियर होने लग गया। ठीक है, सेंट्रल अपोजिट मूव तरफ चले गए हैं, और उसके बाद इनमें स्पिंडल फाइबर बनना भी धीरे धीरे क्या हो गया? चालू हो गया है। समझ आ रहा है ना मेरी बात? अब उसके बाद जब मेटाफेज लगता है तो मेटाफेज में क्या हो चुका होता है? पूरा क्रोमोसोम अरेंज हो चुके होते हैं। मतलब ये टोटल जो भी आप पढ़ते हो क्या, न्यूक्लियर एनवेलप, देखो मेटाफेज को देखो आप, मेटाफेज में क्या होने वाला है। ठीक है, मेटाफेज में इसको जानबूझ के बड़ा बना रहा हूं ना, ताकि आपको थोड़ा बड़ा करके दिखा पाऊं मैं, ऐसा। ठीक है, मेटाफेज में क्या होने वाला है? मेटाफेज में टोटल न्यूक्लियस, मैं इसको जरूरत से ज़्यादा बड़ा बना दिया, कंप्लीट तो करना है इस बोर्ड में मेरे को। चलो ये ठीक है। ठीक है, इसके अंदर का न्यूक्लियर एनवेलप को डिसअपियर हो चुके हैं। जब तक न्यूक्लियर एनवेलप अंदर था, दिख रहा होगा, समझ लेना क्या वहाँ पे प्रोफेज चल रहा था। ठीक है, जैसे जैसे आप प्रोफेज के एंड होते जाओगे वैसे वैसे आपको गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सब डिसअपियर होते दिखने लग जाएंगे। और मेटाफेज में तो ना तो आपको गोल्जी बॉडी दिखने वाला है, ना तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दिखने वाला है, ना न्यूक्लियर एनवेलप दिखने वाला है, सिर्फ आपको क्रोमोसोम स्ट्रक्चर दिखाई देता है, स्पिंडल फाइबर दिखाई देता है। ठीक है, कैसे? देखो यहाँ पे अब मैं स्पष्ट दिखा रहा हूँ कि जो दो सेंट्रियोल जो अपोजिट डायरेक्शन में जा चुके थे उसको पहले बना दे रहा हूँ। ठीक है, आपको बीचों बीच एक हल्का सा प्लेट जैसा स्ट्रक्चर दिखाई देगा, मेटाफेजिक प्लेट बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये एक अपने से बनाया गया लाइन है, ऐसा लाइन खिंचाया हुआ नहीं दिखेगा। ऐसा इसलिए बना रहा हूँ मैं क्योंकि उस प्लेट को इसलिए बोलते हैं प्लेट, क्योंकि वहाँ पे ना सारे क्रोमोसोम, जैसे आपके पास कितने हैं 46 क्रोमोसोम है ना, तो पूरा 46 के 46 क्रोमोसोम, देखो अब ये अलग से जो स्ट्रक्चर बना ये क्रोमोसोम है। देखो आप ऐसे ही पढ़े हो ना, न्यूक्लियस में पढ़ाया था क्रोमोसोम स्ट्रक्चर, ये आपको स्पष्ट क्रोमोसोम, क्लियर क्रोमोसोम स्ट्रक्चर आपको कहाँ दिखाई देने वाला है बच्चों? मेटाफेज में दिखाई देने वाला है। ठीक है, सारे के सारे 46 क्रोमोसोम एक के नीचे एक अरेंज हो चुके होते हैं कि कब? मेटाफेज में। कब? मेटाफेज में। उसके बाद ये एनाफेज बना दिया। देखो सॉरी एनाफेज बोलता हूँ, दूसरा क्रोमोसोम बना दिया। देखो मेटाफेज भी पढ़ रहे हैं भैया, एनाफेज नहीं, मुझसे निकल गया मेरे। ठीक है, अब यहाँ पे मैं दो क्रोमोसोम जो लिया था पापा और मम्मी वाला, देखो स्पष्ट दिखाई दे रहा है आप लोग को, सब एक के नीचे क्या हुए? अरेंज हुए। ऐसे 1 2 3 ऐसे करके पूरा 46 क्रोमोसोम अरेंज हुए होंगे यहाँ पे। मैं तो शुरू से आप लोग को सिर्फ 2 ही दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो अब यहाँ पे स्पिंडल फाइबर देखो, अब ये भी आप पढ़े थे, न्यूक्लियस जब पढ़े थे तो यहाँ पे प्रोटीन होता है, याद करो, यहाँ पे प्रोटीन होता है जिसका नाम था काइनेटोकोर। ठीक है, इस काइनेटोकोर प्रोटीन से स्पिंडल फाइबर बाइंड करता है, याद है? देखो पूरा डायग्राम को अब मैं यहाँ पे कचड़ा नहीं करना चाह रहा हूँ, ये सब चीज़ आपको क्लियर करा चुका हूँ मैं। ये दोनों क्या थे? सिस्टर क्रोमेटिड थे। क्या थे? सिस्टर क्रोमेटिड थे। ठीक है, ये क्या था? काइनेटोकोर था, काइनेटोकोर प्रोटीन है ये। ठीक है, और इससे कौन चिपकेगा? ये देखो स्पिंडल फाइबर, 1 2 ऐसे ही। क्या सभी के सभी स्पिंडल फाइबर काइनेटोकोर से बाइंड करते हैं? बिल्कुल नहीं, कुछ स्पिंडल फाइबर बाहर बाहर रहते हैं, खाली पोलैरिटी को मेंटेन करते हैं। ठीक है, ऐसा ऐसे भी रहेंगे। ठीक है, जो स्पिंडल फाइबर याद रखना, एक सेट के स्पिंडल फाइबर दूसरे सेट के स्पिंडल फाइबर से मैच मिल नहीं जाएगा। ठीक, इंट्रोड्यूसन कैसे होगा बताओ? मिला मत देना आप, है ना? तो जो स्पिंडल फाइबर क्रोमोसोम के काइनेटोकोर से चिपका हुआ था, इसको हम क्या बोल देते हैं? काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर। ठीक है, या फिर काइनेटोकोर मैक्रोट्यूब्यूल भी लिखा रहता है, ये भी आप लोग को मिल सकता है। ठीक है, क्योंकि स्पिंडल फाइबर मैक्रोट्यूब्यूल के हैं। ठीक है, ठीक है, और इस तरफ वाले को हम बोलते हैं क्या? पोलर। जो अटैच नहीं हुए हैं उसको हम बोलते हैं पोलर,
माइक्रोट्यूब्यूल, ठीक है। और जो स्पिंडल फाइबर बाहर की तरफ गए हुए रहते हैं, कुछ स्पिंडल फाइबर बाहर की तरफ भी मेंटेन करने के लिए बनते हैं, चारों तरफ बनते हैं ना, तो उस वाले को बोलते हैं एस्ट्रल माइक्रोट्यूब्यूल या एस्ट्रल स्पिंडल फाइबर। लेकिन आपके लिए इंपॉर्टेंट कौन सा है? काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर। वो स्पिंडल फाइबर जो किससे बाइंड करते हैं, काइनेटोकोर से बाइंड करते हैं, उसके लिए हम बोल देते हैं, है ना। और जो बाइंड नहीं करते हैं उसको बोलते हैं पोलैरिटी मेंटेन करते हैं, ठीक है। और जो बाहर की ओर निकले हुए रहते हैं, ये वाला जो दिख रहा होगा, इसको हम बोलते हैं एस्ट्रल। क्लियर है यहाँ पे? अब उसके बाद अब ये मेटाफेज है, देख लो। अब इसमें अब एक चीज आप बताओ, प्रोफेज वाले केस में क्या था, कंडीशन कहानी क्या था? प्रोफेज वाले में भी 2n4c था, इसमें भी देख लो 1 2 है ना, 2n। और अगर मैं मात्रा की बात करूँगा तो 1 2 3 4, क्योंकि एक ही कॉपी है ये, क्योंकि ये पापा वाला और मम्मी वाला सेम क्रोमोसोम के थे, तो 2n4c अभी भी है बेटा, ठीक है, अभी भी 2n4c है, ठीक है। तो आगे क्या होगा, अब आगे देखते हैं कहानी, आगे देखते हैं आगे होता क्या है। अब इसके बाद मैं बताऊंगा क्या, इन नाम लोग को मिटा रहा हूं, ठीक है। उसके बाद आएगा क्या, एनाफेज। क्या आएगा? एनाफेज। क्या आएगा? एनाफेज, ठीक है। एनाफेज में क्या होता है, जो स्पिंडल फाइबर जो इसको पकड़ा हुआ है ना काइनेटोकोर वाला, एक साइड वाला इसको पकड़ के अपनी ओर खींचेगा और दूसरे साइड वाले इसको पकड़ के अपने साइड खींचेगा, तो होगा क्या अल्टीमेट होगा क्या? देखना यहाँ से क्या गड़बड़ी होता है, देखना कैसे लैंग्वेज में क्वेश्चन फंसाता है और बच्चे गलती करते हैं, देखना यहाँ पे जो बताने वाला हूँ मैं, ठीक है। अब यहाँ पे जो स्पिंडल फाइबर बन रहे थे, बच्चों इंक बहुत गिर रहा था इंक शायद इसमें ज़्यादा हो गया था, तो अब थोड़ा इसको हल्का कर दिया गया है, तो अब मुझे भी ज़्यादा डिस्टर्बेंस नहीं होगा। चलिए अब देखते हैं। मैं बता रहा था कि मेटाफेज से जब एनाफेज में जाता है तो होता है क्या, मैं बताया आप लोग को कि ये जो क्रोमेटिड जो है, जिसको आप देख रहे हो, काइनेटोकोर, माइक्रोट्यूब्यूल बोलो या फिर स्पिंडल फाइबर बोलो, वो दोनों क्रोमोसोम के जो सिस्टर क्रोमेटिड है उनको अलग करेंगे, कब? एनाफेज में, ठीक है। अब यहाँ से कैसे क्वेश्चन आता है और कैसे आपको घुमाया जाता है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, अभी देखिएगा। अभी देखते हैं ना, जैसे यहाँ पे मैं क्या बनाया हूँ, ये सेंट्रियोल है, ठीक है, 2 सेंट्रियोल पहले मैं बना दे रहा हूँ 2 अपोजिट पोल पे, ठीक है। अब मैं क्या बोला, स्पिंडल फाइबर जो है खींच के अलग करेगा, कब? एनाफेज में। तो एनाफेज में जब उसे खींच के अलग करेगा, आप इमेजिंग करो एक हल्का सा एक धागा है, समझो ऐसा ना, एक पतला सा धागा है, ठीक है। जब आप इसको पकड़ के ऐसे खींचोगे तो उसकी पोलैरिटी ऐसे नहीं दिखेगा आपको, क्योंकि आप इस साइड से खींच रहे हो, तो वैसे ही आपको डायग्राम में भी आपको ऐसे देखने को मिलता है। कई बार बच्चे पूछते हैं कि ऐसे क्यों बनाए हैं सर, है ना, ऐसे क्यों नहीं बनाए हैं, ऐसे क्यों नहीं बनाए हैं? अरे भाई ऐसे इसलिए नहीं बनाए हैं क्योंकि अगर आप कुछ चीज़ खींचोगे तो उसकी पोलैरिटी उस डायरेक्शन में होगी, है ना। तो डायग्राम में कई बार बच्चे कंफ्यूज होते हैं। अब देखो ये 2 साइड में अलग अलग खींच के अलग कर दिया गया है, किसको? सिस्टर क्रोमेटिड को, ठीक है। तो ये तो एक था आपका पापा साइड वाला और दूसरा मम्मी साइड वाला, दोनों को मैं अलग कर दे रहा हूँ, मतलब मैंने एक ही पेयर लिया है ना जी, शुरू से मैं आपको एक पेयर में ही पढ़ा रहा हूँ मैं, ठीक है। मैं पूरा मियोसिस पूरा आपको एक पेयर में ही पढ़ाऊँगा ताकि कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो पाए, आपको अच्छे से समझ आए चीज़ें। ये देखिए ऐसा, ठीक है, ये मैंने अलग कर दिया और ये माइक्रोट्यूब्यूल खींच के उसको अलग किया है, ठीक है। कौन अलग किया है इसको खींच के? माइक्रोट्यूब्यूल इसको खींच के अलग किया हुआ है, दिख रहा होगा डायग्राम में, क्लियर दिख रहा होगा, ठीक है। अब आप सोचिए जब और खींचते जाएगा तो ये क्या होगा, एक किनारे पे इकट्ठा हो जाएंगे, ऐसे नहीं हो जाएंगे क्या, बताइए? एक पोल पे इकट्ठा होना चालू हो गया है वो, एक पोल पे, एक पोल ये है, एक पोल ये है, ठीक है। तो दोनों अपोजिट पोल पे आपको ये इकट्ठे हुए मिल जाएंगे, है ना। ये देखिए, अब आप मुझे देख के बताइए इस जगह पे, आप इसको देखिए डायग्राम को अच्छे से, अब बताइए कि इस कंडीशन में क्या क्रोमोसोम नंबर डबल नहीं हो गया? देखिए पहले वो 2 जरूर थे लेकिन चिपके हुए थे एक बिंदु पे, ठीक है, लेकिन अब वो अलग अलग हो चुके हैं। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे 1 2 3 4, मैं इसको लिखूंगा 4n4c, क्या लिखूंगा? 4n4c, ठीक है। अब मान लो कोई आपसे क्वेश्चन दिया कि एक सेल है, ठीक है, एक सेल है जो माइटोटिक डिवीजन में जा रहा है, उसमें 50 क्रोमोसोम है, कितना?
50 क्रोमोसोम है। तो उसके माइटोटिक डिवीजन के एनाफेज में क्रोमोसोम नंबर क्या होगा? तो भैया क्रोमोसोम नंबर 2n से तो 4n हो गया है, यानी डबल हो चुका है। क्रोमोसोम नंबर क्या हो रहा है यहाँ पे? क्रोमोसोम नंबर क्या हो रहा है? डबल हो रहा है, सिर्फ इसी जगह पे डबल हो रहा है। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि 50 क्रोमोसोम एक सेल में है और वो माइटोटिक डिवीजन में पार्टिसिपेट करता है और उसके बाद एनाफेज में उसमें कितने क्रोमोसोम होंगे, तो भाई 50 तो पहले था, तो अब एनाफेज में कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। देखो ऐसा आंसर आएगा आपका, कितना हो जाएगा इसमें? 100, ये आपका आंसर होगा। ठीक है, जबकि मेटाफेज में भी 50 ही था, प्रोफेज में 50 था, जीवन में 50 था, एस में 50 था, इवन G2 में 50 था। ठीक है, अगर मैं हमारी रिसर्च पे बात करूंगा तो यहाँ 46 था, 46 46 46 46 और एनाफेज में 46 इंटू 2, क्योंकि डबल हो गया है 92। तो 92 इसका आंसर होगा। समझ आ रहा है ना बाद में जो बोल रहा हूँ मैं? या ऐसे क्वेश्चन डायरेक्ट आते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं, पता नहीं बच्चे से जल्दबाजी में गलती हो जाती है। दूसरा चीज़, जब आप एनसीईआरटी बुक को पढ़ेंगे अच्छे से, ठीक है, तो आप एनसीईआरटी बुक को पढ़ते हुए जब आखिरी में समरी पढ़ोगे, समरी भी क्वेश्चन देता है याद रखना, तो वहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि एक पोल जो होगा एनाफेज का, एक पोल आधे क्रोमोसोम, जितने क्रोमोसोम नंबर थे उतने को क्या करता है वहाँ पे इकट्ठा किया हुआ है। यानी वहाँ पे जो एक पोल पे क्रोमोसोम की संख्या उतनी होगी जितनी सेल में थी। अरे यार लैंग्वेज में फंसाया और कुछ नहीं है, आप खुद सोचिए ना, ओवरऑल सेल में कितना है? डबल है, लेकिन एक एक पोल में कितना है? कितना है बताओ? उतनी ही है जितनी होनी चाहिए थी। तो इस लैंग्वेज को एक बार जरूर चेक करना और मैं जो बोल रहा हूँ उसको समझना। जब आप उस लैंग्वेज को पढ़ोगे ना बच्चों, तो उस चीज़ का ध्यान रखना कि वहाँ पे वो पोल लिखा है, इच पोल रिसीव नंबर ऑफ क्रोमोसोम, वो जो लिखा हुआ है नंबर ऑफ सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम, इसका मतलब ये है कि जितना नंबर ऑफ क्रोमोसोम था उतना इच पोल में आपको देखने को मिलेंगे। क्लियर है? जैसे 46 क्रोमोसोम है तो 46 क्रोमोसोम सेल में है ना? जीवन में कितना था? 46 क्रोमोसोम था। तो एनाफेज के एक पोल में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होगी? 46 होगी। अगर आपको ये बोलेगा कि एनाफेज में उस सेल के अंदर, पोल नहीं बोल रहा हूं मैं, उस सेल के अंदर बोल रहा हूं, सेल के अंदर दो पोल है, एक पोल ये है, सेकंड पोल ये है, दो पोल आपको दिखाई दे रहे होंगे। तो जो दो ध्रुव हैं, एक ध्रुवीय क्षेत्र दूसरी ध्रुवीय क्षेत्र, तो उनमें क्रोमोसोम नंबर कितने हैं? तो उतनी ही होंगी जितनी उसमें थी, यानी 46 इधर 46 इधर। और यदि ओवरऑल बोलेंगे बच्चों तब आपका आंसर होगा क्या? डबल। ठीक है, क्योंकि 4n 4c पढ़ते होगा। ठीक है, तो ये था एनाफेज। अब टेलोफेज को मैं थोड़ा ऐसे छोटा सा बना रहा हूँ, या फिर मैं कोई एक डायग्राम मिटा देता हूँ। मैं जीवन सेट का डायग्राम को मिटा दे रहा हूँ, इस तरह वाला मिटा दे रहा हूँ। ठीक है, इस तरह वाला मिटा दे रहा हूँ मैं। देखिए अब एनाफेज में क्या होगा? एनाफेज में क्या होगा? देखो एनाफेज में वापस न्यूक्लियस का, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो वापस बनना चालू हो जाएंगे। अब जहां पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बनना चालू हो गया, न्यूक्लियस का फॉर्मेशन हो गया, मतलब आप क्या पढ़ रहे थे बच्चों? आप कैरियोकाइनेसिस पढ़ रहे हो ना। माइटोसिस में आप क्या, माइटोसिस में क्या जी भाई? माइटोसिस क्या है? कैरियोकाइनेसिस एक टाइप है, एक होता है माइटोटिक डिवीजन, दूसरा होता है मियोसिस। ठीक है, यानी समसूत्री विभाजन जब हो रहा है तो एनाफेज के में एक न्यूक्लियस, आपको दो न्यूक्लियस अलग अलग बनते दिखाई दे रहे होंगे, और उसके बाद ये जो क्रोमेटिड जो थे, यानी जो क्रोमोसोम था, वो वापस डिकंडेंसेशन चालू कर देंगे। डिकंडेंसेशन का मतलब ये, जो कंडेंस फॉर्म था वो वापस क्या हो जाएंगे? डिकंडेंस होना चालू हो जाएंगे इस प्रकार से। ठीक है, वापस वो अपना कंडेंसेशन वाला जो पढ़ रहे थे ना, कंडेंस जो था, अब वो डिकंडेंस होना चालू कर देंगे, यानी कि वो वापस विघटित होना चालू हो जाएंगे। ये देखो, ठीक है। तो आप देखिए और मुझे बताइए कि अब कौन सा कंडीशन बताओगे आप? 2n 4c, 2n 4c बताओगे कि 2n 2c बताओगे कि 4n 2c बताओगे? क्या बताओगे? अब यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, अरे यार यहाँ भी तो 4n 4c, लेकिन नहीं,
अब यहाँ पे न्यूक्लियस बन चुका है, और जब न्यूक्लियस बन जाएगा तो किसी एक न्यूक्लियस के रिस्पेक्ट में बताओगे कि यहाँ पे 2n2c है, और इसके रिस्पेक्ट बताओगे 2n2c है। यानी अगर आपको कोई पूछेगा कि एनाफेज में क्रोमोसोम नंबर, सॉरी एनाफेज नहीं है ये, क्या है ये, टीलोफेज है बच्चा, ये टीलोफेज है। क्या है ये, टीलोफेज, ठीक है, ये टीलोफेज है। टीलोफेज में आपने क्या देखा, टीलोफेज में वापस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बनना चालू हो चुका है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बनना जब चालू हुआ तो उसके बाद वहाँ पे अंदर जो क्रोमोसोम थे वो डीकंडेंस होना चालू हो गए, और वहाँ पे अगर आपसे नंबर पूछेगा, नंबर ऑफ क्रोमोसोम, तो वो वापस हाफ हो चुके होंगे। यानी कि 46 से आप 92 थे एनाफेज में, ठीक है। अब टीलोफेज में जब आएगा तो वापस 46 ही हो जाएगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि टीलोफेज के बाद सेल का डिवीजन साइटोकाइनेसिस हो जाएगा। यानी कि इस जगह पे आप क्या बताओगे, 2n2c बताओगे, क्योंकि आपको एक न्यूक्लियस को देखना है, ठीक है, ओवरऑल सेल को नहीं देखोगे आप, क्योंकि ओवरऑल सेल को भी अगर देख रहे हो तो सेल के अंदर आप न्यूक्लियस को देखते हो ना बच्चों, तो आप न्यूक्लियस को देखोगे, आप किसके रिस्पेक्ट डिवीजन पढ़ रहे हो, न्यूक्लियस के रिस्पेक्ट डिवीजन पढ़ रहे हो, तो न्यूक्लियर डिवीजन तो हो चुका है, और यदि न्यूक्लियर डिवीजन हो चुका है तो आप न्यूक्लियस के रिस्पेक्ट बताओगे 2n2c, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा, साइटोकाइनेसिस हो जाएगा। साइटोकाइनेसिस जब होगा तो आपको 2 सेल मिलेंगे, एक और ये 2, ठीक है, जिसके अंदर वही जीवन में जो था सिचुएशन वैसे ही आपको दिखाई देगा, ठीक है, जो जीवन में सिचुएशन था वैसे ही आपको यहाँ भी दिखा देना है। यानी कि आपको समझ आ रहा है ना कहानी क्या है। कहानी यहाँ पे क्या था, प्रोफेज में क्या कहानी था, ऐसा और ऐसा ही था, मेटाफेज में भी वैसा ही है, लेकिन यहाँ पे क्या हो चुका है, यहाँ पे 2 और 2 4 ये वाला केस हो चुका है, तो 4n4c बताए। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 2 और 2 वाला कंडीशन है, ठीक है, क्योंकि दोनों अलग हो चुके हैं, सिस्टर क्रोमेटिड अलग हो चुके हैं, और इसमें तो वैसा ही है जैसे जीवन में था। तो आपने यहाँ पे क्या देखा कि इसमें इक्वल डिवीजन हो रहा है, क्रोमोसोम का इक्वल डिवीजन हो रहा है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि बीच में ये G1 G2 क्यों आए। मैं पहले ही बताया, जीवन था प्रोटीन के निर्माण के लिए, आरएनए के निर्माण के लिए, जो एस फेज में आएंगे, एस फेज में यूज़ होंगे। एस फेज में डीएनए का रेप्लिकेशन करना था। आप बोलोगे सर रिक्वायरमेंट क्या है डीएनए रेप्लिकेशन का, तो बेटा याद रखना आप लोग, कि कोई खेत का बंटवारा नहीं हो रहा है कि 100 एकड़ खेत है, 2 भाग में डिवाइड करना, तो 50 एक बेटा को दे दिए, 50 एक बेटा को दे दिए, ऐसा नहीं। सेल अपनी प्रॉपर्टी डिवाइड जब करता है तो सबसे पहले अपना प्रॉपर्टी डबल करता है। क्यों, क्योंकि उसके हर एक प्रॉपर्टी पे अलग अलग काम होने वाला है। यानी कि अगर सेल की प्रॉपर्टी आपकी बॉडी से के रेगुलेशन की प्रॉपर्टी बात करें तो क्रोमोसोम के पास है, और अलग अलग क्रोमोसोम में अलग अलग प्रॉपर्टी है। तो ऐसा नहीं कर सकते हो ना कि आधा प्रॉपर्टी आप रख लिया, आधा, अरे भाई वो फंक्शनल प्रॉपर्टी है, वो कुछ काम करने वाले। ऐसा तो नहीं है कि एक खाली रंग करेगा, रंग को एक को डिवाइड किए तो खाली रंग ही बना रहा है, और दूसरा जो खाली हाइट बढ़ा रहा है, बाकी तो कोई इवेंट आ ही नहीं रहा है। ऐसा तो नहीं हो सकता ना। वाइटल फंक्शन होता है बेटा क्रोमोसोम के, जो जीन होते हैं उसमें बहुत सारे, तो बराबर डिवीजन होगा। तो इसलिए क्या करता है सेल, अपना प्रॉपर्टी पहले डबल करता है, और सेल की प्रॉपर्टी क्या है, डीएनए है। तो पहले वो जीवन से जब एस में गया तो अपनी प्रॉपर्टी डबल किया था, लेकिन वो एक साथ अटैच थे। तो जब मेटाफेज एम फेज में जब आए तो एम फेज में उस प्रॉपर्टी को डिवाइड किया गया है। समझ आया बात। एस फेज में प्रॉपर्टी डबल किया गया था और एम फेज में उसका डिवीजन किया गया। और एम फेज में भी अगर आपसे पूछे जाएंगे कि क्रोमोसोम में सिस्टर क्रोमेटिड अलग कब होते हैं, माइटोसिस के रिस्पेक्ट बोल रहा हूँ मैं, समसूत्री भाजन में, तो आप बताते हो एनाफेज में, ठीक है। एनाफेज में आपने देखा होगा सिस्टर क्रोमेटिड अलग हुए थे, ठीक है। तो ये था सिंपल सा आपका क्या, माइटोसिस, ठीक है। बहुत सिंपल चीज़ है, बहुत ज़्यादा आपको इसमें कॉम्प्लिकेशन नहीं दे रहा हूँ मैं नोट्स ज़रूर पढ़िएगा। हो सकता है कुछ लाइन अगर मैं छूट गया हो तो नोट्स ज़रूर मिल जाएगा। छोटे छोटे बहुत सारे पॉइंट्स हैं, ठीक है, लेकिन मेरा मेन काम था यहाँ पे आपको पूरा सेल डिवीजन का फंडामेंटल पार्ट बढ़िया करना, ठीक है। मुझे पूरा उम्मीद है कि आप लोगों को माइटोसिस समझ आया होगा, ठीक है। जीवन में क्या हुआ था, प्रोटीन का निर्माण हुआ था, जो एस फेज में काम आएंगे। एस फेज में क्या हुआ था, एस फेज में डीएनए का डुप्लीकेशन हुआ था, सेंट्रियोल एनिमल सेल के रिस्पेक्ट में उनका भी डुप्लीकेशन हुआ था, ठीक है। उसके बाद G2 है, वहाँ पे प्रोटीन का निर्माण हुआ, ऐसा प्रोटीन जो एम फेज में काम आएंगे। और एम फेज में क्या हुआ, न्यूक्लियर डिवीजन हुआ, देन साइटोकाइनेसिस हुआ। तो न्यूक्लियर डिवीजन में सबसे पहले प्रोफेज आया, जिसमें सबसे पहले न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर होना चालू हुए। उसके बाद क्या हुआ, क्रोमोसोम जो था कंडेंस होना चालू हुआ। उसके जब मेटाफेज आया तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टोटल डिसअपियर हो गए थे। सेंट्रियोल जो अपोजिट पोल चले गए थे, स्पिंडल फायर बनाना चालू कर दिए थे, वो काइनेटोकोर से चिपक कर उसको अटैच करके पूरा व्यवस्थित कर दिया।
उसके बाद एनाफेज में जब आए तो एनाफेज में इस क्रोमेटिड को अलग कर दिया गया, अलग कर दिए तो एक एक पोल में नंबर ऑफ क्रोमोसोम जितने जितने थे उतना पहुंच गए। उसके बाद आपने क्या किया, टेलोफेज किया। टेलोफेज में वापस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बनना चालू हो गया, दोनों पोल में, 2 पोल थे, दोनों पोल में न्यूक्लियस का निर्माण चालू हो गया और वहाँ पे आपका डिवीजन कंप्लीट भी हो चुका है इनडायरेक्टली। अब उसके बाद न्यूक्लियर डिवीजन तो यहाँ पे दिख ही रहा है, न्यूक्लियर डिवीजन हो चुका था ऑलमोस्ट। अब उसके बाद आपने यहाँ पे क्या करवा दिया, साइटोकाइनेसिस करवा दिया। और साइटोकाइनेसिस मतलब क्या होता है जी, साइटोकाइनेसिस का मतलब होता है साइटोप्लाज्म का डिवीजन। साइटोप्लाज्म का जैसे डिवीजन हुआ आपको एक डॉटर सेल और ये दूसरा डॉटर सेल, 2 डॉटर सेल आपको मिल गया, ठीक है, जिसमें क्रोमोसोम नंबर उतने ही थे जितना उनकी मातृ कोशिका यानी कि मदर सेल में थे, ठीक है। अब एक चीज और बताता हूं मैं, सेल में हम 2 सेल मेन पढ़ते हैं, यूकैरियोटिक में प्लांट और एनिमल सेल मेन पढ़ते हैं। ये जो चीज़ मैंने बताया बच्चों ये तो एनिमल सेल के रिस्पेक्ट में था। तो प्लांट सेल के रिस्पेक्ट में आपको क्या 2 चीज़ अलग अलग याद करना जरूरी है। यहाँ पे आप सेंट्रल पढ़े हो ना, वहाँ पे सेंट्रल नहीं पढ़ोगे, याद रखना, ठीक है। वहाँ पे प्रोफेज में माइक्रोट्यूब्यूल ऑर्गेनाइजिंग सेंटर पढ़ोगे आप। क्या पढ़ोगे, माइक्रोट्यूब्यूल ऑर्गेनाइजिंग सेंटर, MTOC पढ़ोगे, जो क्या करने वाला है, स्पिंडल फाइबर का निर्माण करने वाला है। और वही स्पिंडल फाइबर बाद में इनको क्रोमोसोम के क्रोमैटिड को अलग करते हैं। दूसरा डिफरेंस क्या मिलने वाला है, अगर मैं प्लांट सेल के रिस्पेक्ट में पढ़ूंगा, किसके, प्लांट सेल के रिस्पेक्ट में, ठीक है, तो आपको एक चीज और याद रखना पड़ेगा, वो क्या, कि वहां पर जैसे यहाँ पे जो हुआ था, जो टेलोफेज में जो 2 पोल बने थे वो कॉन्स्ट्रिक्ट होकर, ठीक है, ऐसे संकीर्ण होकर, जैसे ऐसा रहता ना कोई, ऐसे अपोजिट होकर ऐसे टूट जाएंगे 2, ठीक है। लेकिन प्लांट सेल में ऐसा नहीं होने वाला है। प्लांट सेल में क्या होगा, प्लांट सेल में यहाँ पर डिवाइडिंग प्लेट बनेगा, जैसे कि 2 सेल, एक सेल का 2 न्यूक्लियस 2 पोल में चले गए थे, राइट, इसके अंदर क्रोमोसोम है ना, बना दिया हमें। उससे क्या होता है, गोल्जी बॉडी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल आता है। और गोल्जी बॉडी यहाँ पे एक ऐसा प्लेट बनाता है जिसको हम बोलते हैं डिवाइडिंग प्लेट, ठीक है, डिवाइडिंग प्लेट भी बोलते हो आप, ठीक है। तो डिवाइडिंग प्लेट किससे बना रहता है, तो गोल्जी बॉडी से बना होता है, ये याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। गोल्जी बॉडी से क्या बनता है, डिवाइडिंग प्लेट, और वही आगे चलकर फिर इसको 2 भाग में डिवाइड कर देता है 2 सेल को, ऐसा। तो यहाँ पे संकीर्ण होकर सेल टूट जा रहे थे और यहाँ पे डिवाइडिंग प्लेट बना, फिर वहाँ से सेल का ब्रेकडाउन हुआ और 2 डॉटर सेल बने थे। अच्छा, ब्रेकडाउन हो के मतलब वो ऐसा तो नहीं कि अलग अलग घूम रहे हैं, वो आजू बाजू में तो ज्वाइन रहते हैं, है ना, यहाँ पे आजू बाजू में ज्वाइन रहते हैं। ऐसा तो नहीं कि यहाँ पे एक्स्ट्रा सेल मैट्रिक्स वाला पार्ट आ जाएगा और गोल्जी बॉडी जो आधा बच जाते हैं वो अंदर की ओर बनना चालू हो जाते हैं, ऐसा। तो डेवलपमेंट जो है वो प्रोसेस है ना, डेवलपमेंट एक प्रोसेस है, तो उस प्रोसेस के अंतर्गत गोल्जी बॉडी रिफॉर्म करेगा अंदर और इस तरह दोनों साइड का डिवाइड होकर आधा आधा रिफॉर्म कर लेते हैं बाद में, और आपको एक कंप्लीट सेल डिवीजन प्लांट में भी देखने को मिल जाता है, ठीक है। तो ये था क्या, माइटोसिस। अब देखते हैं हम लोग मियोसिस, फिर बाद में कंपेयर करेंगे माइटोसिस में क्या था, मियोसिस में क्या था। और मैं फिर से बोल रहा हूँ, मैं मेरे नोट्स जरूर देखिएगा, वो नोट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर उसमें कुछ गलतियाँ निकल जाती है तो आप मुझे बिल्कुल बता सकते हो, ग्रुप में मुझे मैसेज कर सकते हो, डाउट भी अपना पूछ सकते हो कि कहाँ पे कुछ डाउट है आप लोगों को। अगर वो कहीं पे कुछ पॉइंट अगर गलत होता है तो हम बिल्कुल उसको सुधारेंगे आप लोग के लिए, लेकिन अगर वो सही है तो आपको समझना होगा, क्योंकि पूरा NCERT को ही मेन बेस बना के वो बनाया गया है नोट्स, ठीक है। कुछ बच्चे पुराने किताब को ही पढ़ते हैं तो प्लीज़ उसको अपडेट करना, क्योंकि G0 वाला जो मेरा G0 का जो फेज़ है उसको मैं एक बढ़िया नोट्स में समझाया हूँ, आप पढ़ लेंगे तो आपके लिए काफ़ी मदद मिल जाएंगे उसमें, ठीक है। G0 फेज़ के लिए मैं नोट्स में पूरा अच्छा से एक स्लाइड है पूरा, उसमें खाली मैंने G0 को ही समझाया हुआ है, ठीक है। तो आगे बढ़ता हूँ बच्चों, अब मैं आता हूँ मियोसिस में।